तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। आज पटना में उन्होंने कहा कि सरकार नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हर विभाग और हर दफ्तर में भ्रष्टाचार का ये आलम है बिहार में। इंस्टीट्यूशनल करप्शन, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन और रिटेल करप्शन सभी रिकॉर्ड जो है तोड़ चुका है। जनता के ऊपर से लेकर नीचे तक अनियंत्रित भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घूसखोरी और दलाली से त्रस्त हो चुकी है। ये तो हम केवल आपको डिपार्टमेंट लेवल का भ्रष्टाचार बता रहे हैं। ये केवल डिपार्टमेंट का है। सीईओ साहब का अलग है, बीडीओ साहब का अलग है, छोटा मोटा शराबबंदी का अलग है, छोटा मोटा थाना वाला अलग है, ब्लॉक लेवल पे अलग है। हर जगह जो है, हर लेवल पे जो है इस सरकार में भ्रष्टाचार जो है बढ़ चुका है, यानी ऊपर से नीचे तक। वही देखिए, तेजस्वी यादव ने महिला संवाद यात्रा पर भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने के 225 करोड़ रुपए फिजूल में खर्च हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने महिला संवाद यात्रा को सरकारी पैसे से एनडीए का प्रचार बताया। ग्रामीण विकास विभाग से 2 अरब 25 करोड़ रुपए का जब मुख्यमंत्री यात्रा पर निकल रहे थे, मुख्यमंत्री संवाद यात्रा निकाल रहे थे, तब उन्होंने घोषणा की थी। उस समय पास किया गया था। 3-4 बार जो है यात्राओं के नाम बदले। जब हम यात्रा में जा चुके थे, नाम बदला गया और हमने एक सवाल पूछा था कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं कि जनता से संवाद करने के लिए आप सरकारी खजाने से 2 अरब 25 हजार करोड़ रुपए जो है आप खर्च कर रहे हैं केवल अपने मालिकों से बात करने के, केवल अपने मालिकों से संवाद करने के लिए, तो वो क्या है? तब इन लोगों ने कल जो है इसकी शुरुआत जो है, जब मामला ठंडा हो गया तो कल इनके अधिकारियों ने तय किया, मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में हैं, उनको हरा झंडी खाली पकड़वाने के लिए दे दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी जो है नहीं कहा। अब आप देखिए, 2 अरब 25 करोड़ रुपए में दिल्ली से 600 डिजिटल रथ बुलाकर महिला संवाद के नाम पर लुटाया जा रहा है। बताइए, 225 करोड़ रुपए कितनी बड़ी धनराशि है, जिसका प्रयोग ये अपने चुनावी प्रचार में सरकारी खजाने से ये चलाना चाहते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंत्रियों पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि ठेकेदारों के माध्यम से मंत्री 30% कमीशन ले रहे हैं। सरकारी योजना में भ्रष्टाचार कर बाहर के ठेकेदारों को टेंडर दिया जा रहा है और कमीशन के माध्यम से बिहार के मंत्री चुनाव का खर्चा निकाल रहे हैं। जो मंत्री लेवल के जो लोग हैं, लगभग आप जान रहे हैं, पूरा बिहार जानता है कि निर्माण कार्यों में एक फिक्स अमाउंट तय है कि 30% जो है मंत्री साहब को पहुंचाना है कमीशन के तौर पर। ये भ्रष्ट सरकार निर्माण संबंधित योजनाओं में तत्काल टेंडर निकाल और तत्काल कमीशन प्राप्त कर चुनावी खर्चा निकालने का इन लोगों का तरकीब है। तो तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में ठेकेदारों के माध्यम से मंत्री कमीशन खोरी में लगे हैं, जिस पर जेडीयू सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जोरदार पलटवार किया है और पूछा कि तेजस्वी यादव पहले अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर जवाब दे। उन्हें बार बार कोर्ट के चक्कर आखिर क्यों लगाने पड़ते हैं? 30% कमीशन जो है सरकार का फिक्स है। चुनावी फंड आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं बाहर। इस सब कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे कभी आपने पूछा है कि आप पर जो नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है, या आप
करोड़पति हो गए बिना कुछ काम किए हुए, बड़ा बड़ा घर नहीं। और वोट आपको, तो वोट में मैटर है ना, वोट आपको बुला रहा है। इस पर उन्होंने कभी कोई बयान दिया है? तेजस्वी यादव के आरोपों पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी जोरदार पलटवार किया और तेजस्वी यादव सहित पूरे महागठबंधन के नेताओं को बिहार के विकास पर बहस की चुनौती दे दी। रह रह करके उनको एक ही चीज याद आता है, उनके पास, प्रतिपक्ष के नेता के पास कोई मुद्दा नहीं। मैंने उनको चुनौती दिया है और पूरे इंडी गठबंधन को चुनौती दिया है कि अगर है हिम्मत तो बिहार के विकास पर डिबेट करके दिखाए। सरकार किस चीज़ के लिए चुना जाता है? सरकार चुना जाता है कि जो भी प्रदेश है उसका विकास हो। बिहार के विकास पर अगर प्रतिपक्ष की नेता की हिम्मत है तो वो हमसे डिबेट करके देख लें। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का मन केंद्र में नहीं लग रहा है। वे ज्यादा दिन तक केंद्र में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उनका प्रदेश उन्हें बुला रहा है और उनकी प्राथमिकता भी बिहार है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान का यह बयान एक बार फिर चर्चा में है। उन्हीं के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस बयान को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। चिराग पासवान ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा था कि मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता हूं और मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। जमुई से सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान के इस बयान का स्वागत किया और भरोसा जताया है कि बिहार की जनता एक दिन उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी देगी। पासवान जी ने अपनी भविष्य की राजनीति को लेकर के जिस तरह से बिहार और बिहारियों के प्रति जो अपनी प्रतिबद्धता है, जो अपनी जिम्मेदारी है, उसको लेकर के जो उन्होंने विचार प्रकट किए हैं, वो स्वागत योग्य कदम है। देखिए, हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो राजनीति थी, पूरी तरह केंद्र के प्रति समर्पित राजनीति थी। उसके उलट चिराग पासवान जी की जो राजनीति है, वो पूरी की पूरी तरह बिहार और बिहार के जो लोग हैं उनके प्रति समर्पित राजनीति है। पार्टी के नेता होने के तौर पर ये मेरी आकांक्षाएं हैं। गठबंधन की मर्यादाएं भी हैं, सीमाएं भी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक दिन चिराग पासवान जी को, जो निकट भविष्य में ही हो, बिहार के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वहां उनको बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिले। तो चिराग पासवान के बयान की उनकी प्राथमिकता में बिहार है, इसको लेकर पार्टी में उनके कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित हैं। एलजेपी आरवी के कुछ कार्यकर्ताओं से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि मैं ज्यादा दिन तक केंद्र में नहीं रहना चाहता। मेरा प्रदेश, मेरा बिहार मुझे बुला रहा है। बिहार मेरी प्राथमिकता है। भले ही मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने केंद्र की राजनीति की हो, लेकिन मेरा प्रदेश मेरी प्राथमिकता है। और उनके इस फैसले से जो उनके कार्यकर्ता हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग प्रदेश में काम करते हैं। अगर लीडर कहे कि मेरी प्राथमिकता बिहार है तो वाकई बड़ी बात है। प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, उनके फैसले को कैसे देख रहे हैं? हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जब से 2019 से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उनका विजन है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो धरातल पर उतरने के समय आ गया है। ये तो हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि उसका नेता हमेशा से सर्वोच्च पद पर रहे, लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहारियों के लिए लड़ाई लड़ी है और जब से वो पॉलिटिकल कैरियर में राजनीति करना स्टार्ट किए हैं, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ आपको। आप देखेंगे कि उस वक्त जब लोग अन्य प्रदेश में जाते थे और अपने आप को बिहारी कहने से वो शर्म महसूस करते थे या लोग उन्हें गलत तरीके से ट्रीट करते थे, उस वक्त हमारे नेता ने अपने पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना नाम चेंज किया और उन्होंने लिखा युवा बिहारी। तो निश्चित तौर पे उनकी हमेशा से प्राथमिकता बिहार रही है और वो बिहार को लेकर काफ़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार को लेकर हमेशा संकल्पित रहते हैं। बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए लेकर हो, या बिहार को एक शिक्षित राज्य बना के लेकर हो, या बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाने को लेकर हो, उसी के लेकर हमारे नेता ने बिहार में पहली प्राथमिकता बताई है। कार्यकर्ताओं का साफ तौर पे कहना है कि उनके इस फैसले का वो स्वागत करते हैं, चाहते हैं कि भविष्य में उनके जो नेता हैं बिहार की बागडोर अपने हाथों में संभाले। बिहार हमेशा से उनकी प्राथमिकता रही है और आगे भी उनकी ये प्राथमिकता बनी रहे और बिहार की बागडोर भी वो अपने हाथ में जल्द से जल्द लेने का काम करें। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के सवाल पर आरजेडी ने कहा है कि गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और सभी 243 सीट पर हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। वहीं एनडीए में सीटों के तालमेल पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए में सीटों के बंटवारे के वक्त भगदड़ मचना तय है और 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और महाविजय करेगी। लेकिन एनडीए वाले अपनी डूबती नैया को बचा लें, यही बहुत है। एनडीए में जो लोग शामिल हैं पहले बताएं, बीजेपी बताए कि कितना सीट मिलेगा श्री चिराग पासवान जी को, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को। हिम्मत है, अभी सीट का बंटवारा एनडीए में होगा तो भगदड़ मचेगा। और देखिए, बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, गठबंधन दलों में सीटों के फॉर्मूले पर चर्चा भी तेज हो गई है। ऐसे में सीटों के तालमेल पर सियासी दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, अपने घर में ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं और विरोधी गठबंधन में सिर्फ फुटबॉल का आरोप लगाया जा रहा है। घटक दल हाइना की झुंड है जो आपसी वर्चस्व की लड़ाई में ही एक दूसरे को सह और मात के खेल में लगे हैं। सीटों को बंटवारा को लेकर इनमें भारी सी फुटबॉल होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस जहां 70 से अधिक सीटों का डिमांड कर रही है, मुकेश सहनी की पार्टी 60 सीटों का कम से कम डिमांड कर रही है। इसके अलावा उनके साथ और भी दल हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर इनमें भगदड़ मचने वाली है और ऐसे भी इंडियन अलायंस के घटक दल के कई एक नेता लगातार हम लोगों के संपर्क में हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या होगा? मांझी जी तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। जो चिराग पासवान है उनका तो आप डिमांड समझ ही नहीं क्या है। वो तो ऐसे लगे हुए हैं कि जैसे लगता सारी सीट उन्हीं को चाहिए। बिल्कुल ये तय है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सर फुटबॉल होगा और अंतिम में भागम भाग मचेगा। वहां महागठबंधन में सीटों के फॉर्मूले का मामला फंसा हुआ है और फंसा हुआ इसलिए भी है कि महागठबंधन में सीएम फेस का चेहरा उलझा हुआ है। कांग्रेस पार्टी, वीआईपी पार्टी और माले जैसी पार्टी ने इस बार सीटों की संख्या की बढ़ोतरी के लिए तेजस्वी यादव और आरजेडी पर दबाव बनाए हुए हैं। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी जन जागरण अभियान चला रही है और इसके तहत जनता को वक्फ कानून के फायदे बताए जा रहे हैं कि वक्फ कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि ये कानून मुसलमानों के हक और सुरक्षा के लिए है। भागलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के नेतृत्व में शुक्रिया मोदी भाईजान वक्फ जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी ऑनलाइन आकर लोगों को इस बिल के बारे में बताया, साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा है। ना तो मेरी मस्जिद जाएगी, ना मेरा मदरसा जाएगा, ना मेरा कब्रिस्तान जाएगा। जो जिस हाल में वैसे ही रहेगा। उसका बेनिफिट है कि जिसके पास 1000 बीघा जमीन है, वक्फ का जमीन बेच के खा रहा, उसको परेशानी है। हम मुसलमानों को परेशानी है। मैं मोदी भाईजान का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो भी कांग्रेसी हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं। हमेशा हिंदुस्तान के अंदर लड़ा के, आपस में ही लड़ा के ये राज करना चाहते हैं। इनकी जो सरकार चली गई है, ये बौखलाए हुए हैं। चाहे हिंदू मुसलमान करा के कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान वाली बात करता है, तो यहाँ जो है मुसलमानों को डराने वाली बात करता है कि ये कब्रिस्तान चली जाएगी, मस्जिद चली जाएगी, खानका चली जाएगी। ये हमेशा विपक्ष के लोग जो है मुसलमानों को डरा रहा है, कहीं कहीं हिंदू मुसलमान भिड़ा रहा है। मैं आज आपको कहने आया हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद मुसलमानों की न तो एक मस्जिद जाएगी, न कब्रिस्तान जाएगा, न दरगाह जाएगी, न खानका जाएगी, बल्कि 1 इंच जमीन भी सरकार या कोई माफिया कब्जा नहीं कर पाएगा। इसकी गारंटी देने के लिए मोदी जी की तरफ से आपके बीच में आना। बढ़ते आगे, पटना के संकल्प भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हज यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की और इस बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के साथ अधिकारी मौजूद रहे। हर साल बड़ी संख्या में लोग बिहार से हज यात्रा पर जाते हैं। हज जाने वाले यात्रियों के लिए सरकार की ओर से खास इंतजाम किए जाते हैं। सीएम नीतीश ने आज उसकी समीक्षा की है। माध्यम से अपने लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने माइनॉरिटी को लेकर हर बिंदु पर बराबर सोचते हैं, मंथन करते हैं और अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं। मीटिंग पे एक ही उनका था फोकस कि जो भी हज पे जा रहे हैं उनको कोई तरह का समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मुझे ये सुनने को नहीं मिले कहीं से कोई उनको प्रॉब्लम हो रहा है, या रहने की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था,
या कोई भी ऐसी व्यवस्था में ये कहीं से कमी सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ